हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ हैं अजय त्यागी सर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रवक्ता परीक्षा थी उसको इन्होंने जो है पास किया। सबसे अच्छी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह सीखने की मिलेगी कि सर ने चूंकि अभी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ था जीआईसी लेक्चरर का, उसको क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। जी सर, लोक सेवा आयोग की जो कॉपी होती है उसमें यूपी पीएससी जैसे पीसीएस की कॉपी होती है। अच्छा। सेम उसी तरह A4 साइज का पेपर होता है। अच्छा। उसमें जो है बीच में मिडिल पॉइंट में लिखना होता है। अच्छा। मिडिल भाग में जी थोड़ा साइड में जगह एग्जामिनर को नंबर देने के लिए स्पेस खाली रहता है। बाकी आप लोग देखिए वहां पर चाहे ब्लैक पेन से लिखें चाहे ब्लू पेन से लिखें। और बायोलॉजी के लिए तो मैं खासकर ये बताना चाहूंगा कि वो जो है फिगर, जी सर, फिगर जो है यदि आपने बना दिया और आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर का नामनक्लेचर जो नामकरण करना है आप इंग्लिश से ही कर दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सर ये नियम है जी सर कि आप यदि हिंदी मीडियम लिख रहे हैं तो हिंदी मीडियम लिखें। अच्छा। और यदि इंग्लिश मीडियम लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम। बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, बहुत लोगों का सवाल होता है ये बात को, क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो हमें कोई बताने वाला नहीं था। जी सर, इसीलिए तो मैं हमें जो है हम पीसीएस वाले स्टूडेंट हमें बताए ये बात, जो अभ्यर्थी तैयारी करते रहे हमारे बड़े भैया लोग, तो उन्होंने ये बताया कि हिंदी मीडियम लिखना है तो हिंदी से ही लिखे, इंग्लिश मीडियम लिखना है तो इंग्लिश से ही लिखे। लेकिन बायोलॉजी की जहाँ खास बात बताएं, मैं जैसे लिखा हूँ मैंने हिंदी मीडियम से लिखा है, पूरी हिंदी लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड जैसे मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इंग्लिश में वर्ड यूज कर दिए। हेडिंग भी आप हिंदी से ही लिखिए, इंग्लिश में आप जो है ब्रैकेट में लिख दीजिए। राइटिंग का इम्पोर्टेंट, और राइटिंग लिखावट थोड़ा सा बहुत मतलब ठीक ठाक होने चाहिए, साफ सुथरा दिखे। लेकिन आपका चित्र सबसे मायने रखता है। अच्छा। यदि आपने चित्र बना दिया जी सर, चित्र बनाने पर इंग्लिश से नामकरण कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप हिंदी से। हाँ, मतलब कहने का इतना अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं हो कि भाई आधा अंग्रेजी में लिख रहे हो, आधा हिंदी में लिख रहे हो। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का अपना प्रयोग करें। बिल्कुल हाँ। लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। जी जैसा कि मेरा मानना है कि वो सोचते हैं कि इंग्लिश लिखें कि हिंदी लिखें। तो इसके लिए मैं तो कहूँगा कि वो हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी से लिखें और बहुत अच्छे शब्द लिखें और चुनिंदे शब्द लिखें। ऐसा नहीं कि अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिया तो आप पूरी माइटोकॉन्ड्रिया जो है लिखे जा रहे हैं। उसमें आप चुनिंदा तुरंत फिगर खींचिए और उसका नामनक्लेचर करिए। और नामनक्लेचर करने के बाद उसमें वो मतलब ऊपर थोड़ा सा लिख दीजिए जितने शब्दों में कह रहा है। एग्जामिनर आपका चित्र देखेगा, उसी से प्रभावित होगा और आगे बढ़ जाएगा आपको नंबर देके। सबसे पहले चित्र जो है, सबसे मैं कहूंगा कि आधी लड़ाई आपकी चित्र से है। चित्र जीत एग्जाम क्वालिफाई करने की आधी लड़ाई बायोलॉजी वालों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था सर। एक क्वेश्चन और इन लोगों को रहते हैं कि सर जैसे जो कॉपी होती है, क्या कॉपी में बीच में 125 वर्ड का मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखना है तो 125 के बाद क्या ऐसा होता है कि उसके बाद उससे ज्यादा जगह नहीं होती है क्या? नहीं, जगह नहीं होती उसमें एक निर्धारित जगह आपका क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा। अच्छा। अब वो क्वेश्चन उसी लोक सेवा आयोग की जो कॉपी है यूपी पीएससी की, उसमें ऊपर प्रश्न लिखा रहेगा। अच्छा। अब वो आपको 25 मतलब 25 वर्ड्स के लिए या 125 वर्ड जो भी उसके लिए वो स्पेस रखता है, फिर आगे प्रश्न। तो आप इसीलिए मैं यही विशेष रूप से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जो है इधर उधर प्रश्न को घुमाइए नहीं। प्रश्न को मतलब जैसा प्रश्न पूछ रहा है उसका सीधे सटीक आंसर दे दीजिए। और जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सके उतने अच्छे शब्द प्रयोग करें और सरल शब्दों का प्रयोग करें कि एग्जामिनर आपकी बात को एक बार में समझ जाए, उसको ज्ञान ना दीजिए। हाँ, एग्जामिनर आपको लगा कि हम उसको ज्ञान दे दें तो फिर वो ज्ञान आपको दे देगा, ये बात होती है। क्योंकि देखिए सर, हम लोग भी जब कॉपियां जांचते हैं तो अगर ये लगता है कि बच्चा बेवकूफ बना रहा है तो फिर कहीं ना कहीं एक माइंड में ये सवाल चल जाता है। अगला एक क्वेश्चन और करेंगे सर कि बायोलॉजी में जैसे किस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ये बताइए। कि जैसे मान लीजिए अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को परिभाषित करिए या लिखिए उसके बारे में, तो अगला क्वेश्चन मतलब
कैसे बनते हैं, कौन कौन से? अब बायोलॉजी में जैसे सेक्शन ए में मैंने बताया कि जैसे 5 क्वेश्चन हैं। अब जैसे पिछले टर्म में जैसे रिटर्न की बात है, लेक्चरर की बात हम कर रहे हैं, समझिए। इसमें देखिए जैसे कि अब एक फैमिली दे दिया कंपोजिटी। कंपोजिटी में आपका फ्लावर फार्मूला पूछ लिया, पुष्प सूत्र, फ्लावर का फिगर पूछ लिया, और उसके जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछ लिया, आर्थिक सहयोग, और उसका जो है बॉटेनिकल नाम पूछ लिया। ये सर का पेपर है जिसको सर ने पास किया था। आप लोगों को अगर चाहिए होगा व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। स्तनीय हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का सचित्र वर्णन कीजिए। अब जैसे सेल डिवीजन से ये प्रश्न बनते ही बनते हैं, कोई ना कोई कोशिका विभाजन से पूछता है। अब इसके बाद जो है जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में पूछ लिया। जी सर। अब जैसे सेक्शन बी में है, ये सब 25-25 नंबर के क्वेश्चन हैं। जी सर। लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसके बाद जैसे सेक्शन बी में है 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा है। जी सर। अब इसमें जैसे डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। जी जी। इसमें आवृत्त बीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट के विकास का वर्णन कीजिए। अब जैसे अगला है 15 नंबर का सेक्शन बी में ही ब्रायोफाइटा के वर्धी जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डिफरेंट मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। अब इसके बाद जैसे इस तरह से मतलब एक एग्जांपल के थ्रू हमने देख लिया, जैव विकास के साक्ष्यों पर चर्चा करी। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आपके हाई स्कूल क्या बोलते हैं बीएससी यूएससी में पूछे जाते हैं। जी नहीं, ये इंटर के प्रश्न हैं। तो वही है, इंटर के प्रश्न है। हमने आपसे बताया कि इंटर का लगभग 70% सिलेबस कवर होता है। जी जी सर। आपका चाहे जीआईसी लेक्चरर हो, मतलब ये और चाहे जो बना हुआ है अगर ये डिस्क्रिप्टिव है, कैसे करेंगे ये कुछ नहीं है। समझिए बात को। सर बहुत योग्य है, सर ने बहुत मेहनत किया है, लेकिन अगर आप भी मेहनत करेंगे निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th जी जी बायोलॉजी का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है बचा है। अब पहले क्या था कि रमेश गुप्ता जी की बुक थी। अच्छा सर। प्राणी विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी जो है एमपी कौशिक जी की। जी जी सर। ये बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं इंटर की। अच्छा। जो स्टूडेंट पूरी तरह से तन्मयता से उनका अध्ययन किया है। जी 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 सर। जूलॉजी और बॉटनी का एमपी कौशिक जी और जो है रमेश गुप्ता जी। जी जी सर। जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान दोनों का। और इसमें एक बीरबाला रस्तोगी जी की भी बुक है, नगीन प्रकाशन की। जी। कुछ लोग उसको भी पढ़ते थे। ये इंटर की किताबें, ये दोनों। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, सर का कहने का मतलब यह है कि आप अपने सिलेबस को उठाइए। सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं जी उनको आप हाई स्कूल और इंटर की जो एक किताबें सर आप बता रहे हैं इनसे अध्ययन करिए। जी तो मतलब आपकी तैयारी यहाँ से शुरुआत हो सकती है। अब सर हम जो है जैसे पहले से पढ़े हुए हैं। जी। रमेश गुप्ता भी पढ़े हैं, एमपी कौशिक भी पढ़े हैं, नगीन प्रकाशन की कुछ लोग चलवाते थे, कुछ टीचर्स। तो अलग अलग पढ़े। तो जो किताबें आपने इंटर में पढ़ी है उसको ही आप उठा लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें इसी प्रकाशन की ही लेनी है। सर का कहने का मतलब है कि कोई भी किताब। और इसके अतिरिक्त जो है नीट की बुक भी आ रही है। अच्छा कि उसमें इंटर का सिलेबस पूरी तरह से कवर्ड हो रहा है। और नहीं, मैं तो पहले कहूंगा एमपी कौशिक जी की जो बॉटनी की किताब है वो बहुत ही बेहतरीन, उसकी भाषा बड़ी सरल और बहुत अच्छा समझ में आता है। रमेश गुप्ता जी की भी इसी तरह बुक है। जी। तो इनमें जो है लगभग 70% क्वेश्चन आपको 70% क्वेश्चन इंटर की बुक से ही मिल जाता है, चाहे आपका प्री का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का क्वेश्चन। जी। कहने का मतलब सर का है कि प्री और मेंस अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पहले आपको आपका बेस तैयार करना चाहिए। थोड़ा सा सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जो पहले एग्जाम हुए हैं। उसके बाद आप जो आपके सिलेबस का टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को अपने आप हाई स्कूल या इंटर की जो किताबें हैं वो आप किसी भी प्रकाशन की है आप पढ़ें, वहाँ से आप लीजिए। क्या सर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी? जी ग्रेजुएशन बिल्कुल 30-40% जो है ग्रेजुएशन एमएससी। तो ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन काफी कवर कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन इंटर आपका सबसे ज्यादा कवर करता है। कहने का मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो सिलेबस का जो पार्ट है आपके सिलेबस में बायोलॉजी में वो आपके कहीं से भी हो,
आप उसको जो है जी जी अध्ययन करें, चाहे वो इंटर कुल में हो, चाहे मिला कॉलेज के में। आप अपना देखिए, सबसे पहले सिलेबस उठा लीजिए। जी सर जी। जो आपके एलटी में, जीआईसी लेक्चरर में, जी सर। टीजीटी में हाँ और टीजीटी में हाँ। जो भी सिलेबस है, हाँ हाँ उस सिलेबस को आप उठा लीजिए। उस सिलेबस वाइज जो आपको बहुत अच्छा सरल लगता हो, हाँ हाँ, पहले आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर डालिए। जीरो लेवल से, यही जीरो लेवल जी से हाँ, उसको आप ये कंप्लीट आपको कर समझना डालिए। सर। कंप्लीट करने के पश्चात सर, जैसे कि कठिन आपको लग रहा है, तो उसको जो है आपको चाहे जहां वो बुक मिले, किताबों का तो इतना बड़ा भंडार है कि आप पढ़ते रहेंगे तो पूरे जीवन नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन आपको अपना सिलेबस कवर करना, हाँ, टू द पॉइंट चलना टू द पॉइंट, सिलेबस टू सिलेबस हाँ, हाँ, आपको चलना है और आगे बढ़ना है। जी, जी, और इसके अलावा जो है आपका मतलब पूरी तरह से आप पहले नंबर पे जहां पर नोट्स तैयार करना चाहें, जी, जी। मैं तो यही कहूंगा पहले आप अपना सिलेबस लिख लीजिए। जी बिल्कुल सर। सिलेबस आपका एकदम कंठस्थ होना चाहिए। सिलेबस लिखने के पश्चात हाँ। ही आप अपनी तैयारी बेहतरीन बनाइए। जी जी सर। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं।